आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर थर्ड के लिए डीएससी 2 पेपर ग्रुप सी यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1858 से लेकर 1950 तक का जो इतिहास पढ़ना है आपको। देखिए इससे क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बन सकते हैं। मैंने इसको एक सिलेबस के देखने के बाद जो है सो मैंने अनुमान लगाया है कि ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसा कि यूनिट 1 में टॉपिक दिया हुआ है कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल, प्रोविजनल एंड डायरेक्ट, रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी ऑफ गवर्निंग फॉरेन रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश की जो शक्तियाँ थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे यानी ब्रिटिश जो शासन था उसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर किस तरह से कंट्रोल रहा है ना। केंद्रीय स्तर पर उसका क्या कंट्रोल था, प्रांतीय स्तर पर उसका क्या कंट्रोल था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका क्या कंट्रोल था, रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट यानी ब्रिटिश सरकार का जो है सो प्रिंसली स्टेट मतलब राज्य रजवाड़ा जो इलाका था उसके साथ उसका क्या संबंध था। तो प्यारे स्टूडेंट्स आप मान के चलिए कि इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पर राजवाड़ी इलाका थे, जैसे मैंने आपको मैसूर बताया, आपको मैंने मराठा बताया है ना, आपको मैंने जैसे मान लीजिए अवध का जो क्षेत्र हो गया, आप ले लीजिए मतलब इसको पंजाब को ले लीजिए, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट जो थे, राजवाड़ा जो इलाका थे, उनके साथ इनका कैसा संबंध रहा। और आप जानते हैं, आप यदि इतिहास के पन्नों पर नज़र दौड़ाइएगा तो इनका जो है सो संघर्ष काफ़ी ज़्यादा मैसूर के भी साथ हुआ, मराठों के भी साथ हुआ है ना, और पंजाब के भी साथ हुआ। अंत में पंजाब का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। और जैसा कि अभी डीएससी 1 पेपर में आप देखें कि किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने की जो विलय की नीति थी उसके माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारे स्टेट को जो है सो अपने साम्राज्य में मिलाया, जैसे सतारा का हो गया है ना, आप देखे होंगे, झांसी को मिलाया, अवध को मिलाया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जो राजवाड़ा इलाका थे उनके लिए इन्होंने किस प्रकार से नीति अपनाई, उनके साथ इनका कैसा संबंध था। और फिर आगे चल कर के है प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, क्या इसके सिद्धांत थे, क्या इसकी नीतियाँ थी, गवर्निंग फॉरेन रिलेशन है ना, वैदेशिक नीतियाँ इसकी क्या रही। तो कहने का मतलब है प्यारे स्टूडेंट्स कि आप देखिएगा कि चूँकि आपका जो इतिहास है 1858 के बाद इतिहास होता है, और आप मान के चलिए कि 1857 में रिवॉल्ट होता है और 1858 के बाद जो है सो यहाँ पर बहुत सारा चेंजेज आता है प्रशासन में भी। 1858 का अधिनियम आता है जिसमें यहाँ की जो शासन व्यवस्था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, अब उसका स्थान जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया। साथ ही यहाँ पर भारत सचिव नामक पद जो है सो सृजन किए गए, वायसराय नामक पद जो है सो कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा है ना गवर्नर जनरल को। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद बहुत सारी पॉलिसी में जैसे लाए गए, बहुत सारे गवर्नर आए, मान लीजिए वायसराय आए, जैसे लॉर्ड लिटन आए है ना, लॉर्ड कर्जन आए। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी पॉलिसी के माध्यम से है ना, किस प्रकार से उन्हें शोषण करने का काम किया, बहुत सारे रजवाड़ों को भी अपने अंदर जो है शामिल करने का प्रयास किया। यानी एक तरह से उन्होंने सेंट्रल लेवल पर भी, प्रोविजनल लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपना नियंत्रण जो है सो कायम करने का काम किया। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी को अपनाए। अब देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने भी बंगाल का विभाजन कर दिया, उसके पहले लॉर्ड लिटन ने जो है सो बहुत सारे जो है सो उन्होंने काम किए, उन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगाया। तो ये सब चीज़ों को बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो बनेगा ए प्रोसेस टू द इंडियन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो है सो उदय किस प्रकार से हुआ, राष्ट्रवाद के उदय के पीछे क्या कारण थे है ना, राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं, इसके उदय में कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, इसको पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, राष्ट्रवाद के निर्माण में जो है सो जो सामाजिक आंदोलन हुए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे आप राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज ले लीजिए, आर्य समाज ले लीजिए, रामकृष्ण मिशन ले लीजिए, उनका क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद को जगाने में। रोल ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, प्रेस एंड रेलवेज, राष्ट्रवाद के उदय में
आपका जो है सो इंग्लिश एजुकेशन का क्या योगदान रहा है ना, प्रेस का क्या है, रेलवेज के क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन आप सभी जानते हैं, मैकावली ने इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है ना। प्रेस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ट्राइबल मूवमेंट को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे कि DSC 1 में भी आपने देखे कि भाई कोल विद्रोह है ना, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब जो ट्राइबल जो विरोध हुए, इससे भी राष्ट्रवाद जगा। लोग को लगने लगा कि जो ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समुदाय हैं, उन्होंने जल जंगल ज़मीन को लेकर के अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा मुकाबला किया निर्भीक होकर के। तो इसको देख करके भी जो है सो हमारे भारत में राष्ट्रवाद का जो है सो उदय में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है ट्रेंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट सिंस 1919, मतलब 1919 में किस प्रकार से जो है सो 1919 के बाद जो है सो किस प्रकार से यहाँ पर है ना नेशनल मूवमेंट और भी तेज़ी से बढ़ा। जैसे गांधीयन मूवमेंट आप सभी जानते हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद, उसके बाद देखिएगा 1919 के बाद से बहुत सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, जालियांवाला का कांड हुआ है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गांधीयन मूवमेंट पढ़ लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। लेकिन उस पीरियड में आपको देखना है कि रिवोल्यूशनरी एंड लेफ्ट मूवमेंट, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्रांतिकारी संगठन बनने लगे है ना। मतलब आप जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता का उदय हुआ, जो हिंसा का सहारा लेते थे। मतलब उसमें हिंसक की प्रवृत्ति नहीं थी, वो युवा थे, उनका जो है सो खून बहुत ताज़ा था, मतलब एक तरह का युवा खून था है ना। राष्ट्रवाद यानी भक्ति जो है सो राष्ट्रभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। वो अंग्रेज़ों के सामने नबना नहीं चाहते थे, झुकना नहीं चाहते थे, वो बल्कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे है ना। इसलिए बहुत सारे संगठन भी बने है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, काकोरी कांड भी हुए है ना। आप देखे होंगे सुखदेव राजगुरु जो भी है उसको फांसी पर लटकाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा है ना। क्रांतिकारी जो संगठन बने उनका क्या योगदान हमारा जो है सो रहा, तो इसके विषय में भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा। आगे चलकर देखिएगा सूर्य सेन, जिसको मास्टर दाग के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी जो है सो क्रांतिकारी संगठन में शामिल हुए, कल्पना दत्त, बीना दत्त है ना। ये सब चीज़ों को कोट करते हुए आप बढ़िया से उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सब चीज़ों हो गया आपका। फिर है इसको मैंने देख लिया, रेवोल्यूशनरी एंड ट्राइबल मूवमेंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्किंग ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट सिंस 1935, वर्किंग ऑफ द कांग्रेस एंड नॉन कांग्रेस प्रोविजनल मिनिस्टर। यानी आप सभी जानते हैं कि जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की बहुत सारी मिनिस्ट्री हुए थे, बहुत सारे राज्यों में है ना, उनकी शासन व्यवस्था कायम हुई थी, उनकी क्या कार्य प्रणाली थी, इसके विषय में पढ़ना है। कम्युनल पॉलिसी एंड डिमांड ऑफ पाकिस्तान की मांग, यानी सांप्रदायिकता किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और पाकिस्तान का डिमांड क्या था, पाकिस्तान की जो मांग की गई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा है ना, सभी जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन थे। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज की जो है सो सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका रही, क्या उसकी कार्य प्रणाली रही, कहाँ पर इस तरह का संगठन को बनाया गया, कौन कौन से शामिल थे, कौन कौन से ब्रिगेड बने थे, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड है ना, लक्ष्मी ब्रिगेड, जो भी हैं, इसके विषय में थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यानी आज़ाद हिंद फौज जो है सो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आगे है इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसमें पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, माइग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी भारत के विभाजन के क्या कारण थे, इसके विषय में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो राजवाड़े जो इलाका थे, रियासतें थी, जैसे हैदराबाद का विलय किस प्रकार से भारत में हुआ है ना, कश्मीर का विलय भारत में किस प्रकार से हुआ, जूनागढ़ का विलय किस प्रकार से विलय हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसमें आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना योगदान रहा, उनको भारत का विस्मार कहा जाता है, क्योंकि किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट को जो है सो भारत में वो शामिल किए। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान सभा के बारे में पढ़ लीजिएगा, संविधान की विशेषता को पढ़ लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कितना दिन काम हुआ था इस पर है ना, कितना दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, जैसे कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ है ना, कब जो है सो हमारा संविधान जो है पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। तो इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इतना टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे प्लस लॉन्ग प्रश्न भी बना लेंगे। ठीक है, तो इतना तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लस जो भी आपके अभी 2-3 दिन समय है इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी बना देंगे, साथ ही का कुछ टॉपिक जो लॉन्ग है उसका भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए, सभी परीक्षा अच्छा से दीजिए, कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को।